आप सभी का अभिवादन। आज के वीडियो में मैं आपको व्यंजन संधि के बचे हुए 3 नियम बताऊंगी। इससे पहले कि जितने भी नियम हैं व्यंजन संधि के वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता सकती हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। और इससे जुड़ी हुई और जानकारी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करिए। देखिए, जो बचे हुए 3 नियम हैं उनमें से पहला नियम मैं आपको बताती हूँ, वो है री, र और श। ध्यान रखने वाली बात यह मैंने आपको पहले भी बताई है, जिन जिन वीडियोस में मैंने आपको संधि बताई है मैंने आपको यही कहा है कि जो दो शब्द मिलते हैं उनमें से प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि हमें देखनी होती है और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि। इन दोनों के मिलान से ही परिवर्तन होता है, तो हमें इन दो ध्वनियों को ही ध्यान रखना होता है। यहाँ ये जो 3 वर्ण मैंने आपको बताए हैं, ये कौन से वर्ण है? प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि वाले वर्ण हैं। ठीक है, ये इनके साथ कौन कौन से वर्ण जुड़ते हैं और किस तरह से परिवर्तन होता है वो मैं आपको बताऊंगी। किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण में, किसी भी शब्द का जो प्रथम शब्द है उसकी अंतिम जो ध्वनि है वो यदि री, श या र है और उसके साथ जुड़ने वाला यदि कोई स्वर है, अनुस्वार है या क वर्ग का कोई भी वर्ण या फिर प वर्ग का कोई भी वर्ण या य, र, ल, य, ल और व हो और अंत में न हो, तो री, श और र किस में परिवर्तित हो जाएंगे? ण में। देखिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि इनमें सभी जो शब्द होते हैं उनमें जो अंतिम जो शब्द होता है ना, जो संधि विच्छेद का जो दूसरा शब्द होता है उसके अंत में हमेशा न आएगा। ठीक है, जैसे अन, भन, शन इस तरह के शब्द आएंगे और उसका जब संधि होगी, जब संधि हो जाएगी उस शब्द की, तो उसका अंतिम वर्ण होगा ण। जैसे भूषण, भरण, पोषण इस तरह के शब्द। मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला उदाहरण हम लेते हैं, भर योग अन। देखा, र के साथ अ यानी कि कोई भी स्वर है, किस तरह से परिवर्तन होगा? भरण। ये जो अन है, जो न है, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? ण में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए, र के साथ क्या जुड़ा? कोई भी स्वर। कोई भी स्वर हो, अनुस्वार हो या क और प वर्ग का कोई भी वर्ण हो या फिर य, व, ल हो और अंतिम जो वर्ण है वो न हो, तो क्या परिवर्तन हो जाएगा? ण हो जाएगा। एक उदाहरण हम और लेते हैं, प्रमान, प्रयोग मान। प्र, र की ध्वनि आ रही है, आप ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त वर्ण की तरह होगा लेकिन यहाँ र की ध्वनि आ रही है और उसके साथ में क्या जुड़ रहा है? म जुड़ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये प, फ, ब, भ, म। मैंने कहा आपको प वर्ग का कोई भी वर्ण हो या फिर हम इसे अनुस्वार भी मान सकते हैं, कुछ भी बात है, बिल्कुल सही है। र के साथ यदि म जुड़ रहा है और अंत में क्या है? न है, तो यहाँ परिवर्तन किस तरह से होगा? इसका संधि शब्द कौन सा होगा? प्रमाण। ठीक है, इसी तरह से और उदाहरण हो सकते हैं, भूषण, पोषण। ठीक है, दूसरा नियम हम लेते हैं, म के साथ। मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि अगर म के साथ कोई भी वर्गाक्षर जुड़ता है तो किस तरह से परिवर्तन होता है? वो अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हम क्या, आप लोग कहते हैं ना साधारण शब्दों में बिंदी लगाना, वो दरअसल बिंदी नहीं होती है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। उसी से जुड़ा हुआ एक नियम यहाँ एक और है कि म के साथ यदि य, र, ल, व, श, स और ह यदि जुड़ता है तो वो भी अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, य, र, ल, व, श, स और ह, तो वो कौन से किस में परिवर्तन हो जाएगा? अनुस्वार में।
जैसे हम उदाहरण लेते हैं संयोग, योग, म के साथ य यदि जुड़ रहा है तो वो हो जाएगा अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। ये जो म है ये हट जाएगा, इसके स्थान पर अनुस्वार का इस्तेमाल हम करेंगे। क्या शब्द होगा? नया शब्द संयोग। ठीक है, इसी तरह से संवाद, संधि विच्छेद में जब होगा, संधि विच्छेद जब होगा तो वो होगा समयोगवाद, ये म, लेकिन जब उसकी संधि हो जाएगी तो इस म के स्थान पर वहाँ हम अनुस्वार यानी कि बिंदी का प्रयोग करेंगे। इस तरह से एक शब्द और हो सकता है संहार, संयोग हार। देखा यहाँ पर ह अगर जुड़ा है तो वहाँ पर भी अनुस्वार हो जाएगा। ये हो गए व्यंजन संधि के 2 नियम। और अब आखिरी जो तीसरा नियम है वो इस तरह से है स्वर आपको सारे पता है। स्वर में आपको सिर्फ अ और आ, ये 2 स्वर को छोड़कर यदि कोई भी स्वर के साथ यदि स आता है तो वो श में परिवर्तित हो जाएगा। किस तरह से? ई, उ, ओ और ए, इन चारों के ह्रस्व और दीर्घ दोनों रूप यानी कि ई, उ, ओ, और ए और अ, चारों रूप प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में और साथ में जुड़ क्या रहा है? स। यदि इसके साथ में स जुड़ता है तो वो हो जाएगा श। स्वर में सिर्फ अ और आ को छोड़ दीजिएगा, ये अ और आ नहीं होने चाहिए इसके साथ में, इसकी बजाय ई, उ, ओ और ए, इनके ह्रस्व या दीर्घ दोनों रूपों में से कोई भी रूप हो और उसके साथ में यदि स जुड़ता है तो वो श में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं युधिष्ठिर, ई और इसमें स क्या हो जाएगा? युधिष्ठिर। दूसरा शब्द विषम, वि योग सम, वो हो जाएगा विषम। इसी तरह से तीसरा शब्द अभियोग सेक, वो हो जाएगा अभिषेक। यहाँ हमने देखा तीनों जगह, आप देखिए व्यंजन संधि है लेकिन स्वर संधि जैसा हमें प्रतीत होता है, लेकिन अगर आप इस नियम को बहुत अच्छे से तरह से देख लेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये स्वर संधि है या व्यंजन संधि है। ध्यान रखिएगा, जब भी मैंने आपको स्वर संधि के नियम बताए हैं उनमें कहीं पर भी इस तरह का परिवर्तन नहीं है। तो अगर इस तरह का परिवर्तन आपको देखने को मिलता है यानी कि स के स्थान पर यदि श हो जाता है, इस स के स्थान पर अगर ये श हो जाता है तो वहाँ कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। देखिए यहाँ पर मैंने आपको व्यंजन संधि के लिए बताया था कि जो अंतिम ध्वनि होगी वो स्वर रहित होती है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए स्वर मिल रहा है लेकिन कौन सा स्वर नहीं है? सिर्फ अ और आ नहीं है, उसके स्थान पर ई, उ, ओ और ए का ह्रस्व या दीर्घ रूप हो सकता है। माफ कीजिए, इनमें आप देख रहे हैं ई, तीनों में स्वर है लेकिन अ और आ को छोड़ के है। ई की ध्वनि आ रही है और साथ में क्या जुड़ रहा है? स जुड़ रहा है। यहाँ पे भी आप देखिए आधा है लेकिन यानी कि स्वर रहित है लेकिन उसके साथ में स है। यहाँ पर भी स है और यहाँ पर भी स है। और जब उसकी संधि होती है, जब वो शब्द जुड़ जाता है तो कौन सा परिवर्तन होगा? वो हो जाएगा श में परिवर्तित हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो वो व्यंजन संधि है, ना कि स्वर संधि।
आज के वीडियो को लेकर मैंने आपको सारे व्यंजन संधि के सभी नियम बता दिए हैं। आपको और नियम देखने हैं तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। और स्वर संधि और विसर्ग संधि जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो आपको इसी से जुड़े हुए और वीडियोस जानने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।